हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरा चौहान। गाइस यहाँ पे हम घटरा चक्र की उत्तर प्रदेश की जो बुक है, यानी कि जो आपके उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहा है, यूपी पीसीएस है, लेखपाल है, या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जिसमें उसको जो है करंट उत्तर प्रदेश की जाननी है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। अभी हम पार्ट 1 कर चुके हैं, अभी हम जो है पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए नया एडिशन है, 2022 की बुक है। चलिए फिर हम ना पहले देखते हैं इंडेक्स कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस बुक में, और फिर हम क्या क्या आगे बढ़ेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया, नदियों तक हम कर चुके हैं पहले पार्ट में, ठीक है। अभी जो हमारा दूसरा पार्ट है वो इसके आगे से स्टार्ट होगा। और गाइस कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, कुछ ही पार्ट्स में ये कंप्लीट भी हो जाएगी। 5-6 पार्ट में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में आपको सारे तथ्य, सारी करंट सारी जो न्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें आपको अपडेट सब कुछ मिलेगा इस बुक में। और बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। शेयर करिएगा अपने दोस्तों में इस बुक इस वीडियो को, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक हम कर चुके थे उससे आगे से, ठीक है। तो गाइस जो आज हम करने जा रहे हैं, देखिए ये तो हम कंप्लीट कर चुके थे। पेज नंबर 22 तक हम कर चुके थे। अब हम आ रहे हैं 23 पे, पेज नंबर 23। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र कौन कौन से हैं। तो एक है सिंगरौली जो कि सोनभद्र में मिलेगा, रेहंद आपको सोनभद्र में मिलेगा, औरैया है आपका, फिर है दादरी जो कि गौतम बुद्ध नगर में मिलेगा आपको, फिर है टांडा अंबेडकर नगर में मिलेगा, फिर है ऊंचाहार जो आपका रायबरेली में मिलेगा। तो इस पर एक नोट लिखा है कि औरैया गैस आधारित, दादरी गैस और कोयला आधारित, और शेष जो है कोयला आधारित ताप संयंत्र हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग गाइस। तो यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन सहित, ठीक है। तो एक हो गया आपका यहाँ अनपरा जो कि सोनभद्र में, फिर है हरदुआगंज जो कि अलीगढ़ में, फिर है आपका ओबरा सोनभद्र, फिर है परीक्षा जो कि झांसी में, फिर है पनकी कानपुर में, फिर है जवाहरपुर जो एटा में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा दबी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट्स, फिर उसके बाद है डाइस्पोर, सिलीमेनाइट, पायरोफाइलाइट, और फिर है एंडालूसाइट आदि प्रमुख हैं, ठीक है। ये प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन प्रमुख तथ्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई, 1955। फिर है डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश भारत में स्थान रखता है, सेकंड। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974। फिर है प्रथम खनिज नीति कब आई, दिसंबर 1998। खनिज विकास के उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ है। फिर यूरेनियम प्रमुख क्षेत्र है आपका ललितपुर। फिर है हीरा प्रमुख क्षेत्र आपका कौन सा है, बांदा एंड मिर्जापुर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज एवं संबंधित जिलों की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है गाइस सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तो कौन कौन से हैं, चूना पत्थर है, पोटाश लवण है आपका, संगमरमर, पायराइट, डोलोमाइट एंड कोयला। उसके बाद है यहाँ सोना भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है ललितपुर जिले में पाए जाने वाले खनिज, तो यहाँ है तांबा, बॉक्साइट, सोना, पायरोफाइलाइट हो गया, लौह अयस्क है, यूरेनियम है, रॉक फॉस्फेट है आपका, ग्रेनाइट है, प्लैटिनम है एंड डायस्पोर है। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो इसमें लिखा है झांसी जिले में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से, आपका पोटाश लवण है, सेलखड़ी, जिप्सम, डायस्पोर, एस्बेस्टस, कांच, बालू। नेक्स्ट यहाँ पे है मिर्ज़ापुर जिले में पाए जाने वाले खनिज, हीरा, फायरब्ले, कैल्साइट, संगमरमर, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, सैंडस्टोन। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश में उद्योगों की बात करते हैं। तो लिखा है वर्ष 1951 में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ ही आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया है, जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। चलिए अब पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र 27 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार, तो गाइस यहाँ लिखा है सैद्धांतिक स्वीकृत प्राप्त SEZ की संख्या केंद्र सरकार द्वारा 1, औपचारिक स्वीकृति प्राप्त SEZ की संख्या 24, फिर है अधिसूचित SEZ की संख्या 21, संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑपरेशनल SEZ की संख्या कितनी है यहाँ पे 14। ठीक है, चलिए आइए यहाँ लिखा है उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो इसमें लिखा है रेल पहिया कारखाना कहाँ पे आपको मिलेगा, रायबरेली में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, आपका कानपुर को बोला जाता है। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया कब आई, 1903 में। फिर इसमें भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ, मुजफ्फरनगर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पे है, कौन सा है, हथकरघा उद्योग है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कानपुर जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का 1952, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब क्या है, प्राधिकरण है 1961, और फिर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958। चलिए लखनऊ जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं, तो एक है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड 1974, फिर है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, एक है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966, फिर है प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम क्या है, पिकअप 1972, टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, तो इसमें लिखा है दरी निर्माण कहाँ कहाँ होता है, सीतापुर बरेली। साफ नहीं है, आप सुनिएगा मुझे, ठीक है, साफ लिखा नहीं है यहाँ पे। तो दरी निर्माण सीतापुर बरेली आगरा अलीगढ़ इटावा, फिर है मिर्ज़ापुर शाहजहाँपुर। फिर इसमें लिखा है आपका इसमें लिखा है गाइस, तो गाइस ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे ये क्या लिखा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला क्या है, दिया सलाई उद्योग बरेली सहारनपुर प्रयागराज मेरठ रामपुर में मिलेगा। चीनी मिट्टी के बर्तन आपको खुर्जा बुलंदशहर गाजियाबाद में मिलेंगे। औषधि निर्माण कानपुर झांसी लखनऊ सहारनपुर में मिलेगा आपको। फिर हथकरघा एवं सूती वस्त्र कहाँ पे मिलेंगे, हथकरघा और सूती वस्त्र कहाँ मिलेंगे, मेरठ टांडा मऊ देवबंद धामपुर सिकंदराबाद, फिर है मगहर और मुबारकपुर में। लकड़ी का फर्नीचर मिलेगा हाथरस में, वाराणसी सहारनपुर बरेली। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। मिट्टी के खिलौने आपको मिलेंगे आगरा गोरखपुर में। फिर इत्र एवं सुगंधित तेल आपको गए कन्नौज गाजीपुर जौनपुर लखनऊ प्रयागराज। फिर है जरी और चिकन पर गोटे का काम आपको लखनऊ वाराणसी में मिलेगा। फिर इसमें लिखा है पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में मिलेंगी। पीतल और कलई के बर्तन मुरादाबाद वाराणसी मिर्ज़ापुर फर्रुखाबाद हाथरस अतरौली शामली हापुड़ और बड़ौद। फिर इसमें लिखा है खेल का सामान मेरठ आगरा में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग और संबंधित जिले। तो गाइस यहाँ पे लिखा है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पे मिलेगा, मडाडी जो है वाराणसी में। फिर है उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज। फिर है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है आपका कानपुर में। फिर इसमें लिखा है अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ। फिर है भारत पंप्स एंड कंप्रेशर लिमिटेड नैनी प्रयागराज। फिर है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी प्रयागराज। तो यहाँ लिखा है सोनभद्र जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम रेणुकूट, सिंगरौली कोयला कारखाना सिंगरौली, सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला। गाइस यहाँ नेक्स्ट है आपका कि एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP प्रमुख उत्पाद ODOP जरी जरदौजी उत्तर प्रदेश, उन्नाव कासगंज बदायूं चंदौली बरेली शाहजहाँपुर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है खाद्य प्रसंस्करण। तो यहाँ पे कौसाम्बी केले के लिए कौसाम्बी केला,
फिर इसमें लिखा है बलरामपुर दाल, प्रतापगढ़ आंवला, फिर है सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, फिर यहाँ पे है गोंडा दाल के लिए। फिर गुड़ अयोध्या, गुड़ नहीं गुड़ है, गुड़ अयोध्या और क्या है मुजफ्फरनगर में। फिर लिखा है मुंज उत्पाद प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के पशुपालन दुग्ध विकास की बात करते हैं। तो देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ पशुपालन वृहत योगदान कर रहा है, जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान 7.5%। 2020-21 AE में जो है GSVA में चालू कीमतों पर है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ लिखा है 20वीं पशु गणना 2019 संबंधित उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश के पशुधन विकास के 4 प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। एक तो हो गया उन्नत पशु प्रजनन, दूसरा है पशु पोषण, तीसरा है आपका पशु स्वास्थ्य और चौथा है पशु प्रबंधन। चलिए आगे इधर देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है गाइस उत्तर प्रदेश में कुल पशु 68.0 मिलियन, देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल गौवंशी पशु कितने हैं 19 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, देश में दूसरा स्थान है इसका। फिर उत्तर प्रदेश में कुल महिवंशीय पशु कितने 33 मिलियन। ठीक है, देश में प्रथम स्थान है इसका। फिर उत्तर प्रदेश में बकरियां 14.5 मिलियन है, राजस्थान वेस्ट बंगाल के बाद ये 3rd नंबर पे है। फिर उत्तर प्रदेश में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। फिर उत्तर प्रदेश में सूकरों की संख्या है 0.41 मिलियन। ठीक है, यानी अप्रॉक्स कितने 41,000 मान लीजिए 41,000 नहीं गए 4 लाख के आसपास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान क्या है प्रथम है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता अनुमानित है कितनी 371 ग्राम प्रतिदिन 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार। उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम वर्ष 1917 में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई। कटरा इलाहाबाद अब जो प्रयागराज है उसमें प्रयागराज में। फिर उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम पारित हुआ कब 1976 में। चलिए अब गाइस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं। तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड के चरण। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चरण, प्रथम चरण कब था 1970 से 71, द्वितीय आपका 1981 to 85 और 1985 से 96 तक तृतीय चरण था। चलिए यहाँ आ जाते हैं। प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े उत्तर प्रदेश वर्ष 2018-19। तो लिखा है अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है 8वां स्थान है, जबकि राजस्थान का क्या है 1st है। फिर यहाँ पे लिखा है दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम नंबर पे है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ कौन कौन सी है, गोंड है, बुक्सा, खरवार, थारू, राजी, जौनसारी और माहीगीर। तो वैसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। इसमें लिखा है थारू जनजाति उत्तर प्रदेश प्रमुख तथ्य बात करते हैं थारू की। तो यहाँ लिखा है निवास, तो गोरखपुर का तराई क्षेत्र। प्रमुख वंश किरात वंश। फिर लिखा है शारीरिक संरचना छोटा कद, पीला रंग, चौड़ी मुख आकृति। फिर लिखा है प्रमुख भोजन चावल है। भवन निर्माण लकड़ी के लट्ठे और नर कुलों से। प्रथा क्या है संयुक्त परिवार प्रथा है आपकी। फिर है शोक पर दीपावली है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। विवाह इसमें लिखा है बदला विवाह का प्रचलन है। प्रमुख त्यौहार की बात करें तो वजहर है, ये भी याद रखिएगा। प्रमुख परियोजना थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुई। ठीक है, आइए चलिए। फिर गाइस यहाँ पे जौनसारी जाति उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रमुख उत्सव है यहाँ पे भिक्षु, पांचोई और दियाई। और प्रमुख नृत्य के घूमसू और आपकी है धी। फिर है धूंचा, सराई, अंडे कांडे, फिर अंडे कांडे रासो। फिर है झेला, घोड़ो और जगबाजी। चलिए फिर इसमें है माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश। प्रमुख क्षेत्र बिजनौर जिला। प्रमुख धर्म इस्लाम है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मछली पकड़ना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ गया खरवार जनजाति। तो निवास सोनभद्र। फिर प्रमुख नृत्य कर्मा है और
उप जनजाति में सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोझायाली, गोंजू, अरमिया। फिर है मूल निवास की बात करें पलामू झारखंड में। ठीक है, प्रमुख देवता की बात करें तो वनसंती, दुल्हादेव, घमसान, गोराइया। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम बुक्सा और भोक्सा जनजाति की बात करते हैं। तो प्रमुख क्षेत्र है बिजनौर जिला। तो बुक्सा जनजाति का संबंध किससे? पटवा राजपूत घराने से। प्रमुख आराध्य कौन है? चामुंडा देवी। फिर उसके बाद इसमें है तखत। बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ। तो एक मिनट गाइस, पहले हम ये देख लेते हैं मुख्य तथ्य। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में क्या है? एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। कहाँ कहाँ? जालौन में, अयोध्या में। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति आरोही क्रम में, मतलब आरोही मतलब सबसे कम, उससे ज़्यादा नहीं। आरोही गाइस क्या होता है? छोटे से ऊपर होता है। गोंडा में ज़्यादा है, फिर है खरवार में थोड़ी कम, थारू मतलब गोंडा सबसे ज़्यादा है, फिर खरवार है, फिर उससे कम है थारू। फिर इसमें लिखा है थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति यानी SC विकास निगम द्वारा क्या 2001-2 में लागू की गई योजना कौन सी है? सैनिटरी मार्ट योजना। उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे सोनभद्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? पहरिया, बैगा, पांखा, पानिका, अगरिया, पटारी, भुइया और चेरो आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश परिवहन तथा संचार की बात करते हैं। तो गैस यहाँ पे देखिए सड़क बना रखी है इन्होंने। तो परिवहन और संचार की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है डाकघर की बात को 17,670 है। ये 2019-20 का डेटा है। दूरदर्शन केंद्र 3 है आपका। आकाशवाणी केंद्र यहाँ पे 13 लिखा है गाइस, मुझे सुनते रहिएगा ठीक है इसमें, क्योंकि लिखा बहुत साफ नहीं है। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण 2004। फिर इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1972 में। फिर लिखा है प्रदेश से होकर गुजरने वाली सड़कें क्या है? लंबा राजकीय जो राजमार्ग है वो है NH-19। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश का स्थान क्या हो गया आपका? द्वितीय मतलब दूसरा हो गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है बताइएगा? वो है आपका महाराष्ट्र, राइट। तो उसके बाद इसमें लिखा है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल लंबाई जो है 30 सितंबर 2019 तक कितनी? तो वो है गाइस आपकी 11,736 को बोलते हैं 36 किलोमीटर। फिर कुल सड़क मार्ग की लंबाई की बात करें तो 712,000 किलोमीटर है, जिसमें आपका राष्ट्रीय राजमार्ग भी आता है, राज्य राजमार्ग भी आता है, सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कुल लंबाई क्या है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ठीक है, तो ये है 165 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वर्ष 2001। यमुना एक्सप्रेसवे पूर्व नाम क्या था? ताज एक्सप्रेसवे। ठीक है, के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा, हाथरस, आगरा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गंगा एक्सप्रेस है। यमुना हो गया, गंगा भी लंबाई इसकी है 594 किलोमीटर। अब ये लाभान्वित जिले मतलब कहाँ कहाँ से होके गंगा एक्सप्रेसवे जा रहा है? मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ओके, मेरठ से चले पूरा उत्तर प्रदेश इसने कवर कर दिया। तो विशेष इसमें क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग जो है प्रयागराज से जोड़ने हेतु प्रोजेक्ट को मंजूरी आ गई। अब आते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो इसकी लंबाई कितनी है? 340 किलोमीटर है लगभग। गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित है और इसमें लाभान्वित जिले लखनऊ है, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें लिखा है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो लंबाई इसकी कितनी है? 296 किलोमीटर है। चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव से झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ है। फिर लाभान्वित जिले हैं चित्रकूट, बांदा, महुआ, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुडरेल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ा। फिर इसमें लिखा है निर्माण की लागत कितनी आई इसमें? 15,000 करोड़ रुपए के आसपास। शिलान्यास 29 फरवरी 2020 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं गोरखपुर लिंक प्रोजेक्ट
एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है गाइस, 91 किलोमीटर है। लाभान्वित जिले गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर। निर्माण लागत कितनी है इसकी, 5876 करोड़ रुपए। विशेषता, ये गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहानी, उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कहाँ से करें दोस्तों, तो यहाँ से करते हैं। चलिए, इसमें लिखा प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1859 में इलाहाबाद अब प्रयागराज से कानपुर की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद इसने लिखा है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपका गोरखपुर का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश रेलवे की क्या है, लाइन क्षमता उपयोग लगभग 150% है। फिर इसमें लिखा है प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया 2003 में। फिर यहाँ लिखा है रेलवे की सवारी डिब्बे यानी कोच के निर्माण का कारखाना का है लालगंज रायबरेली में। फिर भारत का सर्वाधिक लंबा रेल यार्ड स्थित है, कहाँ पे है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कहाँ पे है, मुगल सराय में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं गाइस। तो आगे कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन आ गई। तो केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन यानी कि कोर का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज में। और आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कितना, 9100 किलोमीटर, जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का कितना है, 14% है। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, गोरखपुर में। अब यहाँ जाते हैं राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी, गतिमान एक्सप्रेस है। उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग कितने हैं, 9 है। तो गाइस अब मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ और आप देख लीजिए मैंने इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया है, सारा पढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश जल परिवहन की बात करते हैं तो देश का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक है। हल्दिया कहाँ पे, आपका वेस्ट बंगाल की जो लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर है, गंगा नदी से होकर गुजरता है ये। चलिए उत्तर प्रदेश वायु परिवहन अन्य प्रमुख तथ्य की बात कर लेते हैं। अन्य प्रमुख तथ्य तो गाइस अन्य प्रमुख तथ्य ही है ये। तो इसमें लिखा है पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, आगरा। ठीक है, अब भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में। भारतीय सेना का एयरपोर्ट कहाँ है, झांसी एयरपोर्ट है। फिर है सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा गोरखपुर। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया, कहाँ पे, मयूरपुर सोनभद्र में। चलिए अब आ जाते हैं हम फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित एयरपोर्ट्स। तो ओके, तो गाइस उत्तर प्रदेश वायु परिवहन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा क्या, तो यही पढ़ लेते हैं फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित एयरपोर्ट की बात करें तो जो कि है हमारा BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, और यहाँ पे सफाई एयरपोर्ट और अलीगढ़ एयरपोर्ट। ठीक है, सैफई एयरपोर्ट एंड अलीगढ़ एयरपोर्ट इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली का है फुर्सतगंज। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो यहाँ लिखा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौसी हवाई अड्डा कहाँ, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर। एंड नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन है जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है फैजाबाद हवाई अड्डे का उन्नयन करके। ठीक है, अयोध्या में। फिर इसके बाद हम करेंगे प्रमुख हवाई अड्डे की। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर। फिर है हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, अयोध्या में है अयोध्या एयरपोर्ट। फिर है ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर, झांसी हवाई अड्डा झांसी, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। उसके बाद है IIT कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में, बरेली हवाई अड्डा बरेली में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि की बात करते हैं। चलिए तो यहाँ लिखा है कुल, चलिए इससे पहले शॉर्ट में पूरा पेज आपको दिखा देते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश में कृषि की बात करते हैं। तो ये लिखा है कुल जलवायु प्रदेश कितना है, कृषि जलवायु प्रदेश 9 है। चकबंदी योजना 1950,
2004 में आई। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 की है। इसमें लिखा है कृषि संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य पढ़ रहे हैं। किसान मित्र योजना 18 जून 2001, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 और किसान रथ योजना 2010-11, ऊर्जा शहर योजना 2008। फिर इसमें लिखा है प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है 371 ग्राम प्रतिदिन, 2018-19 का आंकड़ा है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन के लिए। फिर इसमें लिखा है राज्य दुग्ध परिषद वर्ष 1976, सबसे बड़ा नगर शारदा नगर, सॉरी नहर है ये, शारदा नहर है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर 1830 की। किसान वही योजना 1992। चलिए आ जाइए आगे। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात जोन कौन कौन से? लखनऊ आम, सहारनपुर आम, और यहाँ पे क्या है आपका आगरा आलू के लिए। अब लिखा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई, नहीं ये भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रफल एवं संसाधनों का प्रतिशतवार विवरण। तो गाइस सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे होती है उत्तर प्रदेश में? नलकूप से होती है 74.9%। दूसरे नंबर पे आता है आपका नहर 15.2%। फिर आता है आपका कुआं 8.7%, तालाब झील 0.5%, अन्य 0.7%। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई 2017-18 विशिष्ट तथ्य। कुल सृजन योग्य सिंचाई क्षमता 2018 में 378 लाख हेक्टेयर के लिए। सकल सिंचाई क्षमता का उपयोग 2018 में 297 लाख हेक्टेयर के लिए। फिर है शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत 2016-17 86.6। फिर है सकल सिंचाई क्षेत्रफल 216 लाख हेक्टेयर 2017-18 का आंकड़ा। फिर है शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 143.3 लाख हेक्टेयर 2017-18। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165 लाख हेक्टेयर 2017-18। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे? हरदोई में। मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है? कन्नौज। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? बहराइच है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा है सर्वाधिक उत्पादन, इसमें अरहर की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? फतेहपुर में। सर्वाधिक क्षेत्र भाद्रा। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है? इटावा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, तंबाकू, चना, मटर, लाही, सरसों एंड आलू। फिर उत्तर प्रदेश में खरीफ की प्रमुख फसलें चावल, धान, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास। फिर है आपका उत्तर प्रदेश में जायद की प्रमुख फसलें तंबाकू, खरबूजा, काशीफल, ककड़ी, तरबूज, प्याज। इसने कहा जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा में है। सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला एटा है। जौ की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ? झांसी में। फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बाजरे की बात करते हैं। सर्वाधिक उत्पादन आगरा में। सर्वाधिक उत्पादकता मैनपुरी। इसके अंतर्गत जो है सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है? बदायूं में है जौ के लिए। गेहूं की बात करें उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ? हरदोई में। उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ? बागपत में। और क्षेत्र कहाँ है? हरदोई में सबसे ज़्यादा। चलिए फिर यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चावल। तो सर्वाधिक उत्पादन शाहजहाँपुर। सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ? महोबा में। और क्षेत्र कहाँ सबसे ज़्यादा है? आजमगढ़, जहाँ पे उगाया जाता है। फिर लिखा है ज्वार। तो सर्वाधिक उत्पादन ज्वार की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र दोनों कहाँ पे है? बांदा में। और उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में। तो गैस यहाँ पे है आपका केले। केले की प्रमुख किस्मों की बात करें तो माल भोग हो गया, दूध सागर हो गया, अधेश्वर हो गया, अल्फान हो गया, चंपा और दीनी। फिर लिखा उत्तर प्रदेश के अमरूद की प्रमुख किस्में लखनऊ 49, सरदार, इलाबाही, सफ़ेदा, ललित, सुरखा। फिर है आम की बात करते हैं तो लिखा है प्रमुख उत्पादक जिले लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर आदि। प्रमुख किस्में एवं उत्पादन तो इसमें लिखा है एक हो गया आपका स्टेम आम सहारनपुर मेरठ में, लंगड़ा आम मेरठ में, दशहरी मलिहाबाद क्षेत्र लखनऊ। फिर इसमें लिखा उत्तर प्रदेश में पान की प्रमुख किस्में मीठा, महोबा, बनारसी, कपूरी, देशावरी, कलकतिया, राम टेक, मगही, संची, बंगला।
फिर इसके बाद हम बात करेंगे गाइस यहाँ उत्तर प्रदेश में फलों की कृषि से संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो वो हो गया प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, कन्नौज। लिखा है कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कहाँ पे, महोबा। फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिला सहारनपुर, मेरठ। अमरूद उत्पादन मुख्यतः होता है कहाँ, प्रयागराज, कौशाम्बी आदि जिले में। आलू निर्यात जोन कौन सा है आपका, आगरा। फिर लिखा है आपका उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पे है, गाजीपुर में है। और प्रदेश में पुष्प इत्र बनाया जाता है कहाँ पे, कन्नौज में। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें लिखा है प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। क्या कहलाता था, मध्य देश। मध्य देश यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल 8 महाजनपद स्थापित थे। इंपॉर्टेंट हो गया, 8 कितने महाजनपद थे, 8। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। ठीक है, इसने कहा उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकर्ताओं के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के मध्य उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से अभिन्न संबंध है। अब हम बात करेंगे प्राचीन काल महत्वपूर्ण बिंदु। उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य, इसमें ताम्र पाषाणिक संस्कृति मेरठ सहारनपुर से प्राप्त। ताम्र कांस्य संस्कृति आलमगीरपुर मेरठ, हिंडन नदी, बड़ा गांव होसाल दोनों सहारनपुर में है। फिर है पुरा पाषाण कालीन सभ्यता सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, बेलन घाटी, चंदौली, चकिया। फिर बेलन, तो गाइस यहाँ लिखा है बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी के पुरा स्थलों की खोज एवं खुदाई प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशों में पुरा स्थल, लोहदा नाला, प्राप्त उपकरण क्या है, पाषाण उपकरण और एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। फिर लिखा है मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश विशिष्ट तथ्य। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सराय नाहरगढ़ प्रतापगढ़ मानव अस्थि पंजर 14 शवाधान जिसमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है और 8 गर्त चूल्हे मिले। फिर है मेहदहा प्रतापगढ़ मानव अस्थि पंजर और सिल लोढ़े। फिर इसमें लिखा है गर्त चूल्हे शवाधान आवास के साक्ष्य आदि। फिर है चौपानी मांडो प्रयागराज मेजा। फिर यहाँ पे मिली झोपड़ियाँ और मिट्टी के बर्तन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दमदमा प्रतापगढ़, तो 41 शवाधान हड्डी एवं सींग आभूषण गर्त चूल्हे, ये सारी चीज़ें मिली। फिर बात करेंगे हम गाइस उत्तर प्रदेश मध्य में 2 राजधानियों वाले महाजनपद, एक हो गया मल, कौशल और पांचाल। फिर इसमें लिखा है कुरु, विस्तार है मेरठ से दिल्ली तक, राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल नवीनतम खोज के आधार पर। तो एक यहाँ पे लिखा है लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य 800 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। फिर इसमें लिखा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बालूचिस्तान में स्थित, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य 700 ईसा पूर्व में, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्तर कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ये माना जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है आलमगीरपुर। ठीक है, तो यहाँ लिखा है हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त और यहाँ पे है कपास उपज जाने का साक्ष्य मिला। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे 16 महाजनपद में थे 8 महाजनपद मध्य देश आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा है, पांचाल, कुरु, मल, वत्स, चेदी, सूरसेन, कौशल और काशी। फिर इसमें लिखा है कौशल महाजनपद की अगर हम बात करें तो ये अवस्थित है अवध क्षेत्र में और उल्लेख है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है इसका उल्लेख। राजधानी की बात करें तो उत्तर भाग की जो है आपकी साकेत थी यानी कि अभी अयोध्या, और दक्षिण भाग में श्रावस्ती जिले में सहेत महित। ओके आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा प्रमुख महाजनपद एवं राजधानियों की बात करें, पांचाल,
इसका जो क्षेत्र है वो है बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद का। और इसकी राजधानी की बात करें तो उत्तरी भाग में कौन सी है आपकी अहिच्छत्र और दक्षिण भाग की काम्पिल्य। फिर सूनसेन की बात करें, क्षेत्र है मथुरा के निकट और यहाँ पे राजधानी है मथुरा। फिर है वत्स की अगर बात करें तो राजधानी है इसकी कौशम और यहाँ पे है कौशल, ठीक है, कौशाम्बी क्षेत्र है। फिर इसमें क्षेत्र है प्रयागराज के समीप का क्षेत्र। फिर यहाँ पे मल्ल की बात करें तो यहाँ पे क्षेत्र है देवरिया, गोरखपुर वाला जिला और राजधानी है कुशीनगर, कसिया और पावा पडरौना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है परीक्षा उपयोगी तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पे कुछ ज़्यादा साफ नहीं लिखा है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों संपन्न हुए। यहाँ पे लिखा है गैस कहाँ पे हुए थे, वैशाख पूर्णिमा को लिखा है, ठीक है। अब गौतम बुद्ध के सर्वाधिक काल व्यतीत किया, कहाँ पे किया था, कौशल राज्य में किया था। फिर लिखा है चेदी महाजनपद की राजधानी थी, कौन क्या थी आपकी गाइस, सौत्थिवती और फिर है सुक्तिवती या सुक्तिवती कह सकते हैं हम। फिर इसमें बांदा के समीप है, ठीक है ये। फिर लिखा है पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ का साक्ष्य दिया गया अयोध्या अभिलेख में। फिर इसमें लिखा है शुंग कुषाण गुप्त शासकों के संबंध अविशेष प्राप्त हुए, कहाँ से हुए, अतरंजी खेड़ा से हुए, ठीक है। ऐसे लिखा साफ नहीं है बट जो मैंने बोला उसे सुन। अब अयोध्या प्राचीन नाम था अयाज्यसा अयोध्या का। अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण हुआ। आदिनाथ सहित 5 तीर्थकरों की जन्मभूमि है ये। फिर इसमें लिखा है अयोध्या में जन्मे जैन तीर्थंकर के नाम कौन कौन से हैं। एक लिखा है भगवान अनंतनाथ जो आपके 14वें नंबर के तीर्थंकर थे। भगवान सुमितनाथ 5वें नंबर के, ठीक है। भगवान अभिनंदन नाथ 4th नंबर के। भगवान अजितनाथ 2nd नंबर के। भगवान ऋषभनाथ जो कि आप 1st नंबर के थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल, तो यहाँ कौशाम्बी। 6ठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित है। फिर है कांकड़ी। 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ यानी कि पुष्पदंत का निवास स्थल देवरिया से। फिर इसमें महोबा गोखर पहाड़ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा हेतु विख्यात। फिर है श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो 3य तीर्थंकर भगवान संभवनाथ से संबंधित एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित है। फिर है देवगढ़ की बात करें तो जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु तथा देवताओं के किले के रूप में विख्यात। चलिए यहाँ पे लिखा है अहिच्छत्र, तो इसमें लिखा है प्राप्त साक्ष्य। तो मित्र उपाधि वाले राज्यों के सिक्के। गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति की प्राप्ति। अहिच्छत्र शासक अच्युत समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुए, ठीक है। अब इसमें लिखा है कन्नौज की बात करते हैं। पूर्व नाम है कान्यकुंज और साक्ष्य पहली बस्तित उत्तरी काले पॉलिशदार मृत भांड काले से कुषाण युग तक की प्राप्ति। फिर इसमें लिखा है कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ राजकूट शासकों में, गुर्जर प्रतिहार में और पाल शासकों में। तो इसमें नोट क्या है कि जो कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक गुर्जर प्रतिहार ने क्या है शासन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि कपिल वस्तु की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है शाक्य गणराज्य की राजधानी बौद्ध काल के समय, ठीक है। और इसमें नामकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि कपिल ऋषि का वास स्थान होने के कारण कपिल वस्तु। फिर काशी की बात करें तो उसका उल्लेख आपको मिलेगा अथर्ववेद में। स्थापना दिवोदास ने महाभारत के अनुसार और राजधानी है वाराणसी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं। एक हो गया लघु शिलालेख, तो ये मिर्ज़ापुर से मिला है। फिर लघु स्तंभलेख सारनाथ कौशाम्बी। फिर है राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभलेख पर उल्लिखित है। फिर है तो गैस ये पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा है रानी का अभिलेख अशोक की रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है इसमें। तो काशी हो गया। अब यहाँ बात करते हैं देवगढ़ प्रमुख तथ्य। तो इसमें क्षेत्र है ललितपुर उत्तर प्रदेश। साक्ष्य गुप्तकालीन के विशेष रथापत्य और मूर्तिकला
स्थापत्य एवं मूर्तिकला। फिर इसमें लिखा है प्रमुख मंदिर की, तो दशावतार मंदिर। विशेषता 4 मंडप, 12 मीटर ऊंचा शिखर। हर्षवर्धन की बात करते हैं। प्रमुख आयोजन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। लेख ताम्र दानपत्र लेख बांस खेड़ा से प्राप्त, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखित। प्रमुख बातें हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है। इसमें लिखा है श्रावस्ती। प्रमुख तथ्य व्यापारिक केंद्र उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ। अभिलेख कनिष्क के 2 अभिलेख। फिर है विशेषताओं की बात करें तो साहूकार अनाथ पिंडक ने जैतवन महाविहार श्रावस्ती में बौद्धों को अनुदान दिया। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मकली पुत्र गोसाल की जन्मभूमि। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे भीतर गांव का मंदिर काल गुप्तकालीन, क्षेत्र कानपुर, निर्माण केवल ईंटों से। विशेषता क्या है? शिखर का होना ऊंचा, चबूतरा और छत पिरामिड के आकार की है, पिरामिड जैसी। फिर इसमें सारनाथ प्रमुख तथ्य पूर्ण नाम इसीपत मिगदाव, ऋषिपत्तम मृगदाव। विशेषता भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन, अशोक द्वारा सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण, स्वतंत्र भारत के राज्य चिन्ह में अपनाया गया। वेनसांग के समय ये थेरवाद का प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध। प्रमुख स्तूप की बात करें गुप्तकाल के धमेक स्तूप, फाहयान द्वारा विस्तृत उल्लेख। चलिए नेक्स्ट है मध्यकाल उत्तर प्रदेश। तो स्थापना 1504 सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा अवस्थित यमुना नदी के तट पर। विशेषता है मुगल काल में शिक्षा का केंद्र था, नील की खेती के लिए। देखिएगा इस आगरा प्रमुख तथ्य की बात हो रही है, ठीक है। फिर से देखते हैं आगरा की जो स्थापना है 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा और अवस्थिति यमुना नदी के तट पर है। विशेषता मुगल काल में शिक्षा के केंद्र था, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध और सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ। फिर है मुस्सम, कहाँ गया, मुस्सम बुर्ज से महिलाओं द्वारा पशु युद्ध को देखना। फिर है नूरजहां द्वारा एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण करना। यूरोपियन यात्री राल्फ फिच और बर्नियर आगरा के वैभव की प्रशंसा की इन्होंने। फिर हम बात करेंगे कड़ा प्रयागराज के निकट, प्रमुख तथ्य। फिर है सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण इक्ता, अवस्थिति गंगा नदी के तट पर। फिर है देवरिया के अभियान को प्रारंभ करने का स्थल। फिर संत मलूक दास की जन्मस्थली। जलालुद्दीन खिलजी के समय यहाँ की सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। तो गाइस उत्तर प्रदेश मध्यकालीन प्रमुख तथ्य। जौनपुर की स्थापना की गई थी मोहम्मद तुगलक जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिर लिखा है 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधिकार स्थापित किया गया था कोयल पर। 1545 में कालिंजर में सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की। फिर है सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को कहा जाता था शिराज ए हिंद। 1613 में झांसी की स्थापना की गई थी ओरछा शासक बीर सिंह बुंदेला द्वारा। फिर है सल्तनत काल में बदायूं की स्थिति थी सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता। लखनऊ कत्था नृत्य का केंद्र। प्रमुख इमारत इमामबाड़ा, भूल भुलैया और छतर मंजिल आदि। फिर यहाँ पे गैस आगे देख लेते हैं। तो यहाँ जौनपुर की स्थापना, तो गैस यहाँ पे लिखा है अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल संबंधित है कालपी से। फिर है गढ़कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना के लिए पृथ्वीराज के सेना नायक खेत सिंह द्वारा। फिर है अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर उसका नाम कर दिया इलाहाबाद। लखनऊ का अंतिम नाम था नवाब वाजिद अली शाह। फिर है शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार बदायूं का संबंध था बदायूं से। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है फतेहपुर सीकरी प्रमुख तथ्य। तो यह शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमिका की मान्यता।
1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फिर सलीम जहांगीर की जन्मस्थली। फिर स्थापत्य के उदाहरण शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल और पंचमहल। अब लिखा है उत्तर मध्यकाल महत्वपूर्ण तथ्य। तो उत्तर मध्यकाल संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करो तो अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले पर शासन था किसका? अवध के नवाब का। बुंदेलखंड क्षेत्र स्थापित था मराठों के अंतर्गत। फिर 1707 औरंगजेब की मृत्यु से 1757 प्लासी युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थापित स्वतंत्र राज्य थे 5। तो फिर उसके बाद है इसकी मेरठ और बरेली के उत्तर में स्थित राज्य था नाजिद खान नामक पठान नेता का। दोआब क्षेत्र में रोहिलखंड राज्य स्थापित था रोहेला के अंतर्गत। मध्य दोआब का राज्य स्थापित था फर्रुखाबाद के बंगरा पठानों के अंतर्गत। फिर यहाँ पे लिखा है प्रमुख तथ्य आसफुद्दौला। फैजाबाद की संधि 1775 बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपा। 1775 ईस्वी में शाहजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात नवाब घोषित। फिर मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण किया गया। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे 1808 में अवध के नवाब सआदत अली द्वारा अंग्रेजों को सुरक्षा की गारंटी हेतु सौंपे गए क्षेत्र एटा, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, रोहिलखंड, गोरखपुर और लास्ट में है इलाहाबाद। तो यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पे लिखा है 1797 में आसफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब बना। कौन बना यहाँ पे? शहादत अली 1798। फिर इसमें लिखा है 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ और आगरा पर अधिकार कर लिया लॉर्ड लेक ने। फिर इसमें लिखा 1857 का विद्रोह एवं उत्तर प्रदेश। तो गैस यहाँ मंगल पांडे लिखा है निवासी बलिया उत्तर प्रदेश के थे। विद्रोह बैरकपुर कलकत्ता की 34वीं देसी सैनिक छावनी में 29 मार्च 1857। फांसी 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में लेफ्टिनेंट हेनरी बाग ने गोली चलाने हेतु गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उस वक्त। और विरोध एनफील्ड राइफल के लिए नए प्रकार के कारतूसों के प्रयोग हेतु। मेरठ का प्रमुख तथ्य की बात करें तो 10 मई 1885 विद्रोह प्रारंभ मेरठ से हुआ। 11 मई 1857 में क्या हुआ? विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में। 1857 क्रांति का स्थान और नेतृत्व करता। जैसे बरेली से कौन थे आपके? खान बहादुर खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना धोंदो पंत। फिर फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला शाह एंड इलाहाबाद से थे लियाकत अली। नोट देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों तक हो गया था। अब बात करें लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। परिणाम कैबवेल द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। फिर यहाँ पे है कानपुर उत्तर प्रदेश। प्रमुख तथ्य की बात करें तो नवंबर 1857 को विद्रोहियों द्वारा जनरल विंडहम को पराजित किए जाने से संबंधित है। 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैंपवेल द्वारा विजित नाना साहेब द्वारा अधिकृत क्षेत्र। तात्या टोपे, तो मूल नाम इनका था रामचंद्र। रणनीति गनीमी कावा रणनीति, छापामार रणनीति। फांसी इनको कभी 18 अप्रैल 1859 को। चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज था। कौन था? जनरल ह्यूरोव्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है जून 1958 में इलाहाबाद पर पुनः अधिकार कर लिया गया कैप्टन नील द्वारा। उसके बाद लिखा है संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने भाग लेना आरंभ किया।
अगस्त 1857 को। फिर इसमें लिखा है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा कंपनी के हाथों से सत्ता ब्रिटिश क्राउन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। कब? 1 नवंबर 1858 को। उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास, अलीगढ़ की बात करते हैं। सर सैयद अहमद खां द्वारा 1857 में, इसमें लिखा है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय की स्थापना। वर्तमान में इसको हम बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके द्वारा मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का संचालन हुआ। फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई में उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधि गंगा प्रसाद वर्मा, जानकीनाथ घोष, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, बाबू जमनादास, लाल बैजनाथ, मुंशी ज्वाला प्रसाद, प्राणनाथ पंडित, गंगा प्रसाद वर्मा हो गया। फिर हम यहाँ बात करेंगे गाइज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता 1886 में हुआ। सार्वजनिक सेवा से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने हेतु गठित 17 सदस्यीय समिति। उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य शामिल हुए। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ हो गया, हामिद अली, नवाब रज़ा अली खान, मुंशी काशी प्रसाद। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए कुछ प्रमुख अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो मेरठ में कब? 1946 में हुआ। अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी। फिर यहाँ पे हुआ कानपुर में 1925 श्रीमती सरोजनी नायडू। बनारस में 1905 में हुआ गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं उनके अध्यक्ष। लखनऊ, इसमें लिखा है 1899 रमेश चंद्र दत्त, 1916 अंबिका चरण मजूमदार, 1936 पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करेंगे यहाँ पे इलाहाबाद की, तो 1888 जॉर्ज ह्यूले, 1892 WC बनर्जी और फिर 1910 में सर विलियम वेडरबर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन, तो कहाँ स्थान कौन सा था? लखनऊ। विशेषता इसकी क्या थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ संपन्न हुआ। समझौता कांग्रेस लीग समझौता कहा गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका चोरा चोरी के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो स्थान था वो था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तिथि 4 फरवरी 1922। प्रसिद्ध घटना क्या थी कि भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन को जलाया जाना और इसमें क्या है 23 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। विशेषता 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल प्रमुख नेता। तो देखिएगा इस कौन कौन है। एक तो हो गया मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, मौलाना हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खान। नोट में देखिए क्या लिखा है कि अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। अब देखिए यहाँ लिखा है असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा स्थापित। गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन अवध प्रांत के किसानों द्वारा। फिर इसमें लिखा है, चलिए लखनऊ के संबंध में प्रमुख तथ्य, तो इसमें लिखा है अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में हुआ। फिर इसमें नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार। नेतृत्व कौन कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। फिर लिखा है स्वराज पार्टी 1923। अध्यक्ष CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। स्थान इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज। फिर है स्थापना है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर यहाँ पे लिखा है महासचिव कौन है? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख तथ्य, तो प्रथम सम्मेलन कानपुर में दिसंबर में 1925 में। ठीक है, अध्यक्ष हो गया पेरियार और स्थापना हो गई सितंबर 1924 और पत्रकार सत्य भक्त द्वारा। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 की स्थापना के सदस्य मदन मोहन मालवीय हो गए, गौरीशंकर मिश्र हो गए और इंद्र नारायण द्विवेदी हो गए।
तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे है एका आंदोलन कि जो इसका जो स्थान है वो लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में वर्ष 1922 के मध्य। नेतृत्व कौन है? मदारी पासी। विस्तार सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, फर्रुखाबाद तक का है। ठीक है। और उद्देश्य क्या? किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने और जमींदारों के शोषण का विरोध करना। ठीक है। अब इसमें लिखा है आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे पढ़ लेते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। चलिए उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। इसमें लिखा है कर बंदी आंदोलन। ठीक है। तो इसमें लिखा है आंदोलन का नेता जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में। सहयोगी सदस्य कौन थे? जयप्रकाश नारायण और यहाँ लाल बहादुर शास्त्री। फिर है काकोरी कांड। चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई। नेतृत्व किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। और इसकी जो स्थापना कानपुर में हुई। और इसमें सम्मिलित सदस्य कौन हैं? सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहिरी इत्यादि। ठीक है। अब यहाँ पे हम काकोरी कांड की बात करते हैं। तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी के क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूटा। ठीक है। अब लिखा है इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से देखिए कांड में सम्मिलित व्यक्ति और कांड से संबंधित सजा। ठीक है। तो इस कांड में क्या है? क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभान गुप्त ने लड़ा और श्री गुप्त बाद में 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। और यहाँ पे कांड में सम्मिलित व्यक्ति और कांड से संबंधित सजा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई कहाँ पे? गोरखपुर में। असफाउल्ला खां को फांसी हुई फैज़ाबाद में। राजेंद्र लहिड़ी को फांसी हुई गोंडा में। और रोशन सिंह को फांसी हुई नैनी इलाहाबाद। राम प्रसाद खत्री को दीर्घकालीन कारावास हुआ। और क्या है? मनमथनाथ गुप्त दीर्घकालीन कारावास हुआ इनको भी। अब बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की। तो इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931। शहादत स्थल एल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इलाहाबाद, प्रयागराज में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद हुए। ठीक है। यहाँ लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। तो लिखा है विशेष स्थापना 1928 में हुई। स्थान फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। विशेष भगत सिंह की सलाह पर HRA में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व करता कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, तारापत भट्टाचार्य। अब यहाँ लिखा है अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। आयोजन स्थल लखनऊ। कब? 1936। नेतृत्वकर्ता प्रोफेसर NG रंगा महासचिव और इंदु लाल याज्ञिक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष। फिर लिखा है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फिर यहाँ लिखा है गाइस उत्तर प्रदेश का आधुनिक भारत के संबंध में प्रमुख तथ्य। 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध को सर्वप्रथम लागू करने के लिए चुने गए जिले एटा और मैनपुरी। फिर इसमें लिखा है स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा की गई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा। फिर लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। राष्ट्रीय सरकार का गठन सर्वप्रथम किया गया बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अब ये परीक्षा उपयोगी तथ्यों की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश 1947 तक कुल अधिवेशन में कितने? 9 बार। फिर 1988 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किया गया गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने। अक्टूबर 1921 में आगरा में हुई उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में। खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। जून 1920 इलाहाबाद में। लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर
सरकारी खजाने को लूट लिया था 9 अगस्त 1925 को। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड शेयर करिएगा चैनल को भी एंड वीडियो को भी, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो हमारी वीडियो है वो आपको कैसी लगी।